सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी का इफ्तिताह कर रहे थे। इकनॉमिक जोन एक बहुत बड़ा बनाया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यह कहना है कि इकनॉमिक जोन हमारे विजन का अक्कास है। हम बात करेंगे कि 2020 के हवाले से अब कहा गया हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि ये मुआशी तरक्की का और कौम का ये साल होगा। अब मुआशी तरक्की किस तरह से हो सकती है कि कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर विजिट था अबू धाबी के वली अहद का, जिन्होंने करोड़ों रुपए की सरमायाकारी के हवाले से भी मामलात को फाइनल शक्ल दे दी है और आज एक इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह भी हो गया है। क्या 2020 वाकई पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए, मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहा है, या भी चैलेंजेस वैसे ही बाकी हैं जो 2018 के मिड से लेकर 2019 के आखिर तक थे? हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उसामा गाजी साहब, सीनियर एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब आपके वक्त का। आप बड़ी पॉजिटिव बात करते रहते हैं उसामा गाजी साहब कि पाकिस्तान 2020 में ऐसा हो जाएगा, 2020 में ऐसा हो जाएगा। आपको हम टीवी पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे आप एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेहतरी की जानिब जा रहा है, मुश्किल वक्त है। तो क्या ये 2020 का पहला दिन जो हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर थी, दूसरे दिन हमने देखा कि खालिस्तान जो विजिट हुआ अबू धाबी के वली अहद का वो सरमायाकारी के हवाले से था, तीसरा आज दिन है तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, उसके अंदर एक इकनॉमिक जोन का, इंडस्ट्रियल जोन का इफ्तिताह भी कर दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। वो जो आप उम्मीद रख रहे थे वो उम्मीद भर आने की बात है या भी बड़ा वक्त बाकी है? मुदस्सिर, देखिए वक्त तो अभी बहुत लगना है। हम देखना ये होगा कि हम तरक्की किसे कहेंगे। अगर आप नए साल 2020 की बात करते हैं तो पहले दिन जो पेट्रोल, गैस, बिजली का बम गिरा है वो यकीनन लोगों के लिए बड़ा अफसोसनाक है कि उसी वक्त जब इमरान खान साहब खुद ये केस बिल्ड कर रहे थे और जिनकी वजह से जो हमें नज़र भी आता है दीगर चीज़ें जिसकी वजह से आप मेरी बात कर रहे हैं कि मैं क्यों इस तरह कहता हूं, मैं उस पर आता हूं। लेकिन देखिए एक चीज़ होती है कि ट्रेजेक्ट्री किस तरफ है, आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन लोग तो रहते हैं हाल में कि आज बिजली महंगी है, आज पेट्रोल महंगा है, आज गैस महंगी है। तो लोग कहेंगे कि जनाब हमें आप कह रहे हैं कि आगे जाके बेहतरी आ जाएगी, इकोनॉमिक जोन बन जाएगी, नौकरियां मिलेंगी। अभी तो नौकरी नहीं है, अभी तो महंगाई है, अभी तो मुश्किल में है। तो वो ये बात करते हैं फिर लोग, और मेरे ऊपर भी बहुत सा एतराज होता है। तो वो यकीनन एक मुश्किल वहां पर है और उसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पर पेट्रोल को सस्ता करना है तो उसके लिए आपको फिर इतने आपके पास ज़र मुआवजा के ज़खायर होने चाहिए, इतनी आपके पास टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए कि आप फिर पेट्रोल पर सब्सिडी दे सकें, आप फिर बिजली पर सब्सिडी दे सकें। 1,500 अरब रुपए से ज्यादा आपका पहले ही सर्कुलर डेट बिजली पर है मुदस्सिर। तो किस तरह से आप फिर बिजली पर सब्सिडी देंगे? वो 1,500 आप 2,000 पर ले जाएंगे, वो 2,500 3,000 पर कोलैप्स कर जाएगा सारा सिस्टम ही, आपका बिजली का निजाम ही। यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बैठ जाएंगी, आपके आईपीपीस बैठ जाएंगे, बिजली ही नहीं होगी मुल्क में। तो वो तो एक बिल्कुल दिवालियापन, एक तो कोहराम की कैफियत होगी। तो ये यकीनन लोगों के लिए मुश्किल है, लोग रो रहे हैं, परेशान है, बेरोजगारी है। लेकिन अब होने क्या जा रहा है ये हम 1965 के बाद, मैं बड़े मोहतात अंदाज से कह रहा हूं, मेरा जहां तक ख्याल है वो 60 और 65 का जो दौर था अयूब खान साहब का, उसके बाद हम इस तरह का कुछ देख रहे हैं कि आप एक इंडस्ट्रियल जोन, एक बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल सिटी देख रहे हैं जो बनने जा रही है, और उसमें सरमाकारों के लिए सहूलियात होंगी और कोलैबोरेशन जो लोग करेंगे, यानी बाहर का सरमाकार यहां आता है, बाहर की कंपनीज आती हैं, पाकिस्तान की कंपनी के साथ मिलेंगी तो उनके लिए टैक्स की छूट होगी। मतलब 5 साल 10 साल आप यहां पर इंडस्ट्री लगाएं, आप पर टैक्स नहीं होगा और यहां पर आपको सहूलियात भी मिलेंगी। तो उससे जाहिर है कि फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। 400 अरब रुपया लगेगा, 20 करोड़ डॉलर अभी अबू धाबी की तरफ से ऐलान हो गया, सऊदी अरब की तरफ से अभी होना है। तो फिर ये एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इस साल में इसमें जब काम शुरू हो जाएगा तो रोजगार, ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन होगी इनकी, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो आगे बढ़ेगी। तो फेज 1 जो था सड़कों का और ये तवानाई के शोबों का जो बनना शुरू हुआ वो तकरीबन काफी हद तक कंप्लीट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फेज 2 है जिसमें आपने हवाले से किया है, पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, वो पाकिस्तान में रेट बहुत ज्यादा पहले ही है।
तो जब तक ये मुकम्मल नहीं होंगे, बैरूनी सरमायाकार को छोड़ के जो अंदरूनी सरमायाकार हैं, पाकिस्तान के अपने मकामी सरमायाकार हैं, उनके लिए भी मुश्किल होगी। तो वो तो फिर बाहर बांग्लादेश देख लेंगे कि वहाँ चला जाए, मलेशिया देख लेंगे कि वहाँ इंडस्ट्री लगा ली जाए, श्रीलंका को प्रेफर कर लेंगे, तो उससे तो बेहतर। तो इस पर भी तो हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी मुदस्सिर। अब यही तो मसला है कि अब वो गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, तो पैसे ही नहीं है तो किधर किधर खर्च करेंगे, एक अलमिया है हमारा। लेकिन आइडियल सिचुएशन तो यही है मुदस्सिर के, बिल्कुल आपकी बात सही है कि बिजली अगर आपकी सस्ती नहीं होगी, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, तो जब आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, या तो उधर गैस इस्तेमाल होनी है या बिजली इस्तेमाल होनी है, तो वो कारखाना, वो फैक्ट्री चलनी है। जब वो इनपुट इतना महंगा होगा और उसकी वजह से जिस मटेरियल वो इस्तेमाल करें वो इतना महंगा होगा, अगर आपने फर्ज करें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है वो इतनी महंगी होगी, तो जब बनाएंगे, वो जब महंगा बनाएंगे तो फिर बाहर आप कैसे बेचेंगे? आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर हम जाएंगे तो आप देखें डॉलर इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा है, इसी वजह से आपकी एक्सपोर्ट उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी है, लेकिन फिर भी बढ़ी है। 2% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, तो ये खुशाइंद है। तो अब कहीं ना कहीं हुकूमत को किसी और तरफ से पैसे इकट्ठे करके जो एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा देना पड़ेगा, ताकि इस तरफ लोगों का रुझान बने कि हम कुछ बेचे तो सही। माजी में हमने किया क्या है? यही होता है, एक बलून आता है और वो फट जाता है। किस तरह के जनाब आप इंपोर्ट जब आप खरीदते रहे, एक्टिविटी जनरेट हो जाती है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, प्लॉट्स बन रहे हैं, बाहर से चीजें आ रही हैं, ताजिर बिरादरी खुश है, आसानी से आप चीजें खरीदते रहे क्योंकि बाहर से आपको सस्ती चीजें खरीदने को मिल रही है। यहां पर हमने बनाया क्या मुदस्सिर, मुझे बताएं ना आप। हमने टेक्सटाइल पर बेचते थे, वो भी करते करते महंगी हो गई। फिश जा रही है, राइस जा रहा है, ज़राअत की प्रोडक्ट्स जा रही हैं। कोई इस तरह की चीज हम नहीं बना रहे जो वैल्यू एडेड हो। क्या हम कोई फोन मार्केट में देते हैं? क्या इस तरह की कोई प्रोडक्ट देते हैं? क्या हम कोई आईटी में इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट हम बढ़ा सके हैं? तो इस तरफ हमें तवज्जो देनी पड़ेगी और अब मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो देगी। और चलें, ये हुकूमत को इस जानिब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। खुद इमरान खान साहब कह रहे थे कि जब आप पैसा कमाते हैं, पैसा जनरेट होता है, उसके बाद लोगों की फलाह बहबूद पर लगता है। माफ़ कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं उसामा गाजी साहब, और अब कुछ बात कर लेते हैं कौमी असम्बली के अंदर तरमीम हवाले से। तो इस वक्त गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। गुलाम मुर्तज़ा, आज कौमी असम्बली में क्या सूरत हाल रही है? इस्लामाबाद में आज बड़ा फिजा का बेहतर रही है। आर्मी तरमीमी एक्ट पर तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं कौमी मफाद के लिए भी। तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो कौमी सलामती के इशू पे जो है वो इकट्ठी हो गई हैं, और कम अज़ कम ये पैगाम दुनिया को दिया है और अपने दुश्मनों को ये पैगाम दिया है कि जब हमारी मुसल्लह अफवाज के हवाले से, हमारे अदारों के हवाले से कोई बात आती है, तो कोई भी किसी भी तरह से कोई पार्टी अपना अलहदा बयानिया नहीं रखती है। तीनों बिल मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो मंजूर किए गए, असम्बली में पेश हुए, उसके बाद मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए, और इमीडिएटली सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों का इकट्ठा दफा का इजलास हुआ और उसमें ये मंजूरी दे दी गई। तीनों तरमीमी बिल मंजूर किए गए हैं। कल तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये कौमी असम्बली में पेश होंगे और वहाँ से ये कानून साजी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो मुफाहमत जो है बड़ी देर से हम देख रहे थे कि कुछ इस तरह का माहौल हो कि तमाम लोग एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़े, आगे चलें, कि बहुत सारे मुआशी सियासी मसाइल जो थे वो गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान उस पर सफ़र कर रहा है, जिससे बुनियादी जो नुकसान हो रहा है वो आम पब्लिक का हो रहा है। बिल्कुल सही। गुलाम मुर्तज़ा में आगाह कर रहे थे कि कल ये बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, फिर कानून साजी का आगाज़ हो जाएगा। उसामा गाजी साहब, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह जमातों के अंदर, लेकिन कौमी सलामती के इशू पर कौमी जमातें जो हैं पार्लियामान के अंदर हैं, वो तमाम की तमाम इकट्ठी हो रही। ये एक बड़ा बेहतरीन जेस्चर है कि जब भी कश्मीर का मामला था तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो रही थी, कोई भी ऐसा नेशनल इशू आता है इकट्ठी होती हैं। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि वो जिसे सियासी बलूगत कहते हैं वो नज़र आ रही है सियासी जमातों के इस फैसले से। वो जाके बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ भी करें, लेकिन असल जो मतमा नज़र है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान का सिस्टम है। तो उस लिहाज से ये बड़ा बेहतर फैसला हो रहा है तमाम सियासी जमातों की जानिब से। शुक्र है अल्लाह का मुदस्सिर के हम किसी बात पर तो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरफ आपने इशारा दिया, आप सोशल मीडिया पर देखें, जमातों के अंदर देखें, कुछ लोग हैं जो चाह रहे थे कि कुछ लेन देन हो जाए, कुछ बातें मनवा ली जाए, लेकिन उसके बाद उनको अंदाजा हो गया कि ऐसा इशू है, इतना सेंसिटिव इशू है कि इस पर लेन देन का अगर हमने रखा
तो बहुत थू थू होगी हम पर, कौम कहेगी कि ये लोग क्या करते हैं। मैं इस बात पर यह भी कहना चाहता हूं कि अफवाज जो है उसका मोराल पहले अल्हम्दुलिल्लाह ही पहले भी बुलंद है, इससे और बुलंद होगा, हमारे इदारे और ज्यादा मजबूत होंगे। पार्लियामेंट की पूरी सपोर्ट अब नजर आएगी कि जनाब फौज के साथ है, इदारों के साथ है। ये किसी एक आर्मी चीफ का मामला नहीं है, जितने भी आने वाले आर्मी चीफ्स होंगे उनके टेन्योर के लिए है, और इससे पार्लियामेंट मजबूत हुई है, एग्जीक्यूटिव मजबूत हुआ है, और इंशाअल्लाह कल आसानी से सब गैर मशरूत तौर पर इसकी हिमायत करेंगे। अब देखिए कि क्यों ये फौज के लिए बड़ा जरूरी था कि अगर कोई बहाम अब आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी निशानदेही कर दी, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि एक रिवायात थी, चले उसमें जो भी आ गया सो आ गया, अब वो मामला हल होने जा रहा है, ताकि जो माहौल अभी बन रहा है, अभी आप देख ले फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का दुनिया को आगाह कर रहा है कि भारत मौलिक हथियार एलओसी पर लगा दिए हैं, उनके जो नए आर्मी चीफ आए हैं वो भी उस तरह की बोंगियां मार रहे हैं, उस तरह की धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में बहुत जरूरी था कि डिले ना किया जाए, ताकि उनको पता हो कि इनकी हर तरह से तैयारी है, पूरी कौम इनकी साथ है, और ऑर्डर्स मिल चुके हैं कि जो भी वहां से अगर कोई इस तरह की मुहिम जो हुई तो जो फरवरी में हुआ था उससे भी ज्यादा खौफनाक जवाब आएगा पाकिस्तान की तरफ से, यह चीज क्लियर है। फिर मैं ये भी बात रखना चाहता हूं कि जो कुछ लोग जो इस तरह की अजीबोगरीब बातें करते हैं कि जनाब ये गैर मशरूत क्यों कर दी, कोई पीपल्स पार्टी के अंदर से, कोई जी के मियां नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि अच्छा कुछ डिले तो कर देते, कोई ऐसे तो ना लगता कैंपर लोग इतराज ना करते कि जनाब आप तो इदारों के खिलाफ बोलते थे, आज क्या हो गया। तो क्या मैं चले पीपल्स पार्टी की बात कर लें, बेनजीर भुट्टो शहीद को जिन लोगों ने शहीद किया उन लोगों के खिलाफ किन्होंने कार्रवाई की? इसी फौज ने की, आर्मी चीफ ने की। आप पिछले इन्हीं का टेन्योर, चले सारी फौज ने, पिछले भी आर्मी चीफ साथ थे, सिर्फ इन्हीं का जनरल कमर जावेद बाजवा की आप बात कर लें, आप स्टैट्स उठा के देख लें। आज मुदस्सिर इतनी बड़ी बात है, दुनिया की तारीख में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि चंद साल पहले तक दुनिया कह रही थी कि ये दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है जाने के लिए, कोई ना जाए, और अब 2020 को कहा जा रहा है कि सियाहत के लिए बेहतरीन मुल्क है। तो किसकी कुर्बानियां हैं? ये पाक फौज की। कितने कैप्टन मेजर शहीद हुए, कितने हमारे फौजी जवान शहीद हुए, एलओसी पर शहादतें हो रही हैं। तो क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते कि जनाब उस इदारे को मजबूत करें, उसमें कोई इबहाम, कोई ये कंफ्यूजन ना हो कि अच्छा जी आर्मी चीफ किस तरह आएगा, कैसे रहेगा, कितने अरसे के लिए होगा एक्सटेंशन, तो इतना नहीं कर सकते? किन लोगों ने जाने दी है फिर बदला लेने के लिए बेनजीर भुट्टो शहीद का, या जो लोग कारसाज में हुए, किसने ये माहौल बनाया है? पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने बनाया है। नून लीग की बात कर लें कि जो कहते थे मुज़ाकरात करने चाहिए तालिबान के साथ, टीटीपी के साथ, शुजा खानजादा जो वजीर थे, सूबाई वजीर थे, वो शहीद है खुदकुश हमले में। तो कितने पंजाब में खुदकुश हमले आए रोज होते थे, आप रिपोर्ट करते थे, हम करते थे। तो ये किनकी कुर्बानियां हैं? पूरी कौम की कुर्बानियां हैं, इस इदारे की, फौज की कुर्बानियां हैं। तो उनके लिए फिर पार्लियामेंट को यह एहसास होना चाहिए कि पार्लियामेंटेरियन भी शहीद होते थे। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि आगे बढ़े हैं, और इस कंफ्यूजन को इन्होंने जल्दी दूर किया है। पार्लियामेंटेरियंस ने भी बड़ा बहरहाल ये एक जबरदस्त किस्म का रोल अदा किया है। पाक फौज का मोराल तो पहले भी हाई था, अब यह है कि वो जो एक थोड़ा सा बहाम सी कुछ चीज़ों में आ गया था वो क्लियर हो गया, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से भी हो गया मामला। हमारे साथ जनरल खालिद नईम लोधी साहब भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब का। सर ये बड़ा एक अच्छा मामला एक तो पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर हो, लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या उसकी जानिब हम बढ़ेंगे, और वो है बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी जो हमला हुआ जिसमें ईरानी फ़ौज के कमांडर कासिम सुलेमानी जो है वो शहीद हुए हैं। अब ये खित्ते के अंदर इस किस्म का मामला होना कि ईरान और अमेरिका पहले से ही शुरू से एक कशीदगी का अमल है बड़े सालों से, और ये एक उनके सुप्रीम कमांडर का इस तरह से वहाँ हमला किया जाना उन पर, या आप समझते हैं कशीदगी खित्ते के अंदर मजीद तेज़ होगी अब? जी, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। असल में ये जो एक बात है समझने की, वो ये है कि जो बैनुल-अक़वामी मुसल्लमा असूल हैं जंग और अमन के, उसमें कभी भी ऐसा नहीं किया जाता कि किसी तीसरे मुल्क के दारुल खिलाफे में किसी एयरपोर्ट के ऊपर किसी भी लीडर को जो ना मारा जाए, शहीद किया जाए, या किसी भी तरीके से कोई गुज़ान पहुंचाया जाए। ये एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है पूरी दुनिया में। आप देखेंगे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी वज़ीर आज़म पे हमला करवाया हो दुश्मन के मुल्क ने, या किसी चीफ पे, एयर चीफ पे हमला करवाया हो। बल्कि आपको पता होगा जब हमारे जहाज़ों ने हमला किया तो हमें जब आइडिया हुआ कि वहाँ पर कहीं उनके एयर चीफ, अपने आर्मी के चीफ मौजूद है, तो वो जान के उस निशाने पे नहीं लगाए गए रॉकेट। तो ये एक बैनुल-अक़वामी असूल है जिसका पास रखा जाता है। एक तो ये गलती की है उन्होंने। दूसरी ये है कि असल में अमेरिका का ये पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से ये जंग तो हो अमेरिका ईरान के साथ, लेकिन ये जंग लड़े अरब, और अमेरिका और इसराइल उससे दूर रहें, ताकि ये दुश्मन मुसलमानों की आपस की लड़ाई शुरू। और अब वो मामला जो है वो
भड़क सकता है इस लिहाज से कि ईरान चूंकि अमेरिका को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहां पर भी अमेरिका के इंटरेस्ट हैं और वो मिडिल ईस्ट में है, वहां पर वो हमला जरूर करेगा, जवाबी हमला करेगा। और लगता है ऐसे है कि किसी पर्सनैलिटी ही को शायद वो ताकत बनाए, क्योंकि जिस नौयत का ये हमला है इससे ये बात बहुत फैल सकती है और शायद अमरीना ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन इससे पहले भी अरब जो हैं वो भाप गए थे जब अमेरिका हमला करवाना चाह रहा था, वो कह रहा था अभी शुरू ये करें, और नहीं किया, बड़े अक्लमंदी का सबूत दिया। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरीके से कंट्रोल होता है। बड़ा अहम मामला हो गया, क्योंकि पहले अफगानिस्तान के इश्यूज को ठंडा करने और वहां पर फौज वापस बुलाने की बात हो रही है अमेरिका की जानिब से। अब ईरान जैसा एक महाज गर्म हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए भी और दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं उनके लिए भी एक बड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ खित्ते के ममालिक को अब क्या किरदार अदा करना होगा? जी देखिए, खित्ते के ममालिक को तो इस आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए हर सूरत में, और पाकिस्तान जो है मेरा ख्याल कलीदी रोल इसका फिर बन गया। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को कुदरत की तरफ से पाकिस्तान जितनी भी अपनी खराबियां करता है अंदरूनी और बैरूनी, लेकिन फिर अल्लाह ताला जो है ना फिर इसको किसी मुकाम पे लाके खड़ा कर देता है। अब ये फिर ऐसा टाइम आ गया है कि बहुत अहमियत बढ़ गई। एक तो पाकिस्तान खुद अफेक्ट होता है, कुछ भी अगर हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो चाहे हमारे नेबरहुड में हो, और पाकिस्तान ही इस पोजीशन में है जिसके ताल्लुकात ईरान के साथ भी हैं और मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ भी हैं। अब सिर्फ देखना ये है कि हमारी लीडरशिप कितनी इस अहमियत को समझती है या नहीं समझती है, और अपनी नज़रों में वो अपने आप को क्या वक़्त और वो मुकाम देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे दुश्मनों ने हमें अपनी नज़रों में गिराने की बेइंतहा कोशिश की है, और कुछ हमारे अपने लोग भी उसमें साथ शामिल हो गए हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये ख़ास मुल्क अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है, और इसके जो बार बार इसको दोबारा ऊपर ले आता है, अभी फिर आ रहा है, तो ये हमारी लीडरशिप पर मनहसर है कि आगे से बिल्कुल ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए बड़ा एक इस वक्त अहम मामला होगा कि वो किस तरह से सारी चीज़ों को देखते हैं। जनरल साहब हमारे साथ ही रहेगा। उसामा गाजी, ये हम तो देख रहे थे खित्ते के अंदर मामलात बेहतर हो रहे हैं, तालिबान अमेरिका दोबारा मुज़ाकरात के मामलात चल निकले, लेकिन ये ईरान जैसा फिर से एक मुहाज गर्म होने का खुदा न खास्ता एक अमल हो जाएगा। इससे तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान जिन ममालिक को होगा वो अफगानिस्तान होगा, वो पाकिस्तान हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी मुदस्सिर, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए भी, और अब तक पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली लाकर कमाल किया है कि किस तरह आप देखें कि अमेरिका हो, अभी कुछ अर्सा पहले तक आपको पता है पाकिस्तान के कितने खिलाफ था, अब अमेरिका भी समझ रहा है कि पाकिस्तान को साथ मिलाए बगैर हम अफगानिस्तान में अमन नहीं ला सकते, वो चीज़ वो देख रहे हैं। फिर वो पाकिस्तान को चाइना से जितनी कुर्बत हो रही है उससे भी वो देखना चाहते हैं कि जनाब हमारे साथ रहे, बिल्कुल ये अलग ना चला जाए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी ये हैं, लेकिन ये जो हालात अमेरिका ख़राब करता है अजीब, इस वजह से मुझे बड़ा दुख होता है कि एक ऐसी आलमी ताकत दुनिया की तारीख में शायद नहीं होगी, जहाँ गए तबाही मचाई है, तबाह और बर्बाद करके रख दिया उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। किस तरह इराक में गए, झूठ बोल कर गए, और आज आप देखें कि क्या हो रहा है कि वहाँ की एम्बेसी पर इराक के लोग अवाम हमला कर रहे हैं। वहां पर जो यूएस की एम्बेसी है, ये कमाया वहां से, इतने ज्यादा इन्होंने अपने फौजी मरवा कर, इतना पैसा वहां पर लगाकर ये कमाया है कि लोग इनसे वहां पर नफरत करते हैं, वजूद बर्दाश्त नहीं कर रहे अमेरिका का। और उस फ्रस्ट्रेशन में अब आपने क्या किया है कि आपने मामला और खराब कर दिया है। जहां जाते हैं तबाही, जहां जाते हैं आग। अफगानिस्तान में 20 साल हो गए, क्या किया इन्होंने? नस्लें तबाह कर दी हैं, नस्लें तबाह कर दी। उन्होंने जिंदगी में कुछ और देखा ही नहीं उन बच्चों ने, कत्लो गारत के अलावा, यानी दरिंदे वहां पर बना दिए हैं। क्या कर दिया इन्होंने वहां पर? तो ये अब इस तरह सीरिया का हाल देख ले, जहां जाते तो अमेरिका को ये समझना होगा कि वो अगरचे एक अलग जजीरा है और वो समझता है कि जनाब हम दुनिया में जहां मर्जी तबाही मचाते रहे। पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ तो बॉर्डर्स हैं उन मुल्कों के जहां पर ये तबाही मचाते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे ईरान हो, तो हम पर तो उसकी हिद्दत शदीद आती है। जनरल साहब जो बात कर रहे हैं कि ये मुसलमानों को बड़ी मोहतात तरीके से अपने आप को दूर रखना होगा ईरान के साथ, तो ये एक चीदा मामला हो जाएगा पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी। जनरल खालिद नईम लोधी साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद मौज़ूआत है उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और हम कुछ बात करेंगे इस वक्त ऑर्डिनेंस के हवाले से। जो टैक्स ऑर्डिनेंस आया
6 माह गुजरे हैं और एक मिनी बजट जो है वो सामने आ गया है। सख्त तरीन रूल्स पर मबनी टैक्स ट्रिब्यूनल कायम किए जाएंगे। इसके अंदर साथ ही साथ वज़ीर आज़म के इन ट्रिब्यूनल्स के रूल्स बनाने का इख्तियार दे दिया गया है। बिजनेस लाइसेंस के हुसूल के बगैर कारोबार शुरू करने पर सज़ा सुनाई जाएगी। आप ऐसे बगैर बिजनेस रूल्स के बगैर किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं कर सकते हैं। वज़रा को अपने महकमे से मुतल्लिका मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात की भी इजाज़त दे दी गई है। अतीक मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ताज रहनुमा हैं कराची से। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब आपके वक्त का। सर, ये एक तो मामलात डॉक्यूमेंटेड होने की बात हो रही है कि हर कारोबार को हुआ जाए, फिर टैक्सेस के FBR के कुछ मामलात थे। अब ये जो नई चीज़ एक सामने लाई जा रही है, इस पर खुश है ताजर या ताजर इस पर भी परेशान है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके? की पुरानी आदत है कि वो जब इश्तिहार अंगेजी देखते हैं, जब एहतजाज देखते हैं कि मामला उनकी गर्दन तक आ गया, तो फिर वो मुज़ाकरात करते हैं और उसमें ऐसी शिशें डाल देते हैं कि जिससे वो इश्तिहार खत्म हो, और फिर कुछ अर्से बाद कोशिश करते हैं कि उस नेट को, उस फंदे को अपने तरीके से चालबाजी से दोबारा किसी गर्दन में फंसाया जाए। लेकिन इस मरतबा ऐसा होगा में भी ऐसा नहीं हो सका कि ये मुज़ाकरात के बाद और उसमें तहरीरी तौर पर आमादगी के बाद कोई ऐसी शर्त सामने लाई जाए कि जिससे ताजरों में अंदेशे बदाख हो और खदशात पाए जाएं। ये कतई तौर पर इस शक्ल में काबिल अमल ना पहले था, ना अब है, ना आइंदा होगा। जब तक मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होती उस वक्त तक ऐसा कोई भी टैक्सेशन का निज़ाम जिसमें हम ताजरों की पूरी गर्दन, हर सतह के ताजरों की गर्दन जो है वो आप FBR के हाथ में दे दें, तो वो जो बड़े बड़े चोर हैं उन्हें आप NRO दे रहे हैं, उन्हें आप एहतसाब के अमल से बचा रहे हैं। और ये लोग जो नान नुस्खे की फिक्र में मुब्तला है, जिनके पास अपने अखराजात पूरे करना दुश्वार हो रहा है, आप उन पर उन शिकंजा आप कस रहे हैं, जाती है, जुल्म है। ये इंशाल्लाह ये नहीं हो सकेगा। आपने जो गुज़श्ता दिनों FBR ने मुज़ाकरात किए जिन तारीख नुमाइंदों के साथ, जी हाँ बिल्कुल, उसमें जहाँ जहाँ सकम पाया जाता था, जहाँ जहाँ काबिल इस्लाह मामलात थे, उसके लिए कमेटियां बनाने की बात की गई। वो कमेटियां हमने नाम भी भिजवा दिए। अब नजर ये आए कि वो कमेटियां शायद एक्शन कमेटियों में तब्दील हो जाएं और फिर वो ये एहतजाज की शक्ल हो जाए। ये बदकिस्मती होगी मौजूदा हुकूमत की कि एक मरतबा फिर इसके सारे मंसूबे, सारी बेहतरी के ख्वाब जो नाचूर कर दे। मैं वजीर आजम पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर यह पैगाम देता हूँ आपके मुख्तर चैनल के जरिए कि वो होश के नाखून लें और सारे मामलात FBR या ब्यूरोक्रेसी के हवाले न करें। ये ताजर रहनुमाओं के साथ ये बातचीत के बाद ये चीजें, ये रूल्स, ये ऑर्डिनेंस सामने नहीं आया, ये क्या वन साइडेडली हुकूमत खुद ले आई है इसको? देखिए, ये बात जब 50,000 रुपए की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की लाजमी शर्त पेश की गई तो उस पर हमने अपने खदशात जाहिर किए थे, जिसे तस्लीम करते हुए कहा गया इसे फिलहाल 31 जनवरी तक हम मौखर करते हैं, उसके बाद बैठ कर इसका कोई काबिल कबूल, काबिल अमल हल निकालेंगे। उससे कबल ऐसा बयान जारी कर देना ये खिलाफ वर्जी है जिसके मुर्तकिब हुए हैं शपथ के साथ। इसलिए मैं भी खबरदार कर देना चाहता हूँ पूरे मुल्क की ताजिर बरादरी की जानिब से कि अगर किसी चालबाजी से, किसी जबर से, किसी जबरदस्ती से एक नाकाबिल अमल अगर सिस्टम लाने की कोशिश की गई जिसके लिए आपने खुद रास्ते खोले हैं मुज़ाकरात के, तो वो नाकाम भी होगा और आपके लिए के लिए FBR के 27 दिसंबर से ही ऑर्डिनेंस जो है वो लागू हो चुका है। अब उसमें जो चीज़ें हैं कि बिजनेस लाइसेंस के उसूल के बगैर कारोबार शुरू करने पर भी सज़ा बढ़ा दी गई। सज़ा तो बहरहाल पहले भी थी। अब साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म के इन ट्रिब्यूनल्स के रूल्स बनाने के इख्तियार है। ट्रिब्यूनल्स बाकायदा तौर पर वो कायम किए जाएंगे इस सारे मामलात के हवाले से। तो अब जब ट्रिब्यूनल्स में ये मामला जाएगा वो गलत है या सही है, वो एक आपकी डिबेट है आगे ताजरों की। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये जो रूल्स हैं कम से कम डॉक्यूमेंटेड तो हो जाएगी इकोनॉमी और चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी? लेकिन डॉक्यूमेंटेड के लिए भी एक जिस मुल्क में मैशत दस्तावेजी नहीं होती वहाँ उसे बातदरीज बेहतर करना होता है, बातदरीज लागू करना होता है।
एक ही रात में सारा सिस्टम लागू नहीं होता। ये जिन मुल्कों से पढ़ के आते हैं, ये बड़े बड़े टैक्सेशन के एडवाइजर्स और ये शफर जैदी ऐसे लोग, कम से कम ये भी तो देखें कि वहाँ जिन तरक्की याफ्ता ममालिक में यही सिस्टम लागू हुआ वो एक रात में नहीं हो सका। उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके लिए मुल्क के माशी देखने की जरूरत है। मुल्क देखें आप यूरोप से हमारा मुआवजा करें कि हमारा GDP क्या है, हमारी महंगाई की सतह क्या है, हमारे कारोबार की सूरत हाल क्या है। उसके बाद देखें कि हम टैक्स उनसे ज्यादा देते हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। तो ये गलत तरीकाकार है, ये काबिल अमल नहीं है। अब शफर जैदी साहब ने जो IMF को एक ख्वाब दिखाया 5,500 अरब का, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उस सूद के देवता की भेंट अगर छोटे ताजरों को चढ़ाने की कोशिश की जाएगी, सही ठीक है। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ताजर रहनुमा, नया ऑर्डिनेंस आया है, ताजर इससे बहरहाल खुश नहीं है। यह हुकूमत के लिए आगे आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात बन सकती हैं या नहीं, ये तो अब ताजर रहनुमा ही फैसला करेंगे। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद बात होगी। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक दौरा, और कुछ ही देर पहले हम आपको सक्खर के हवाले से ख़बर दे रहे थे कि सक्खर की सूरत हाल ताज़ा तरीन आपको बताया था कि इस वक्त 20 घंटे के बाद एक बच्ची को निकाला गया है, लेकिन इसकी वजूहात इमारत की गिरने की अभी तक तहकीकात में क्या हुई हैं, कितनी यहाँ पर और इमारतें हैं जिनके बारे में किसी किस्म का कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्या इस इमारत के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला था कि रूल्स रेगुलेशन के बगैर बनाई गई थी, क्या इसका कुछ चेक एंड बैलेंस था या नहीं था, और कितनी इस वक्त भी लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसमें दबे हो सकते हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पर जानेंगे। सक्खर से ब्यूरो चीफ शाहिद अली हमें कल से रिपोर्ट कर रहे हैं मुसलसल, उनसे मुसलसल ये जानेंगे कि क्या मामला है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कराची के अंदर 2 दिन पहले एक इमारत गिरी, और इस इमारत के गिरने के बाद लोगों का जो नुकसान हुआ माली तौर पर वो सूरत हाल थी। अब ये यहाँ पे भी एक इमारत उसके ठीक 2 दिन के बाद वाक़या पेश आ गया। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली हमारे साथ मौजूद। वजूहात क्या थी इस इमारत के गिरने की, अब तक कोई इब्तदाई तहकीकात में सामने आया मामला? देखिए, जो ये इमारत गिरी है उसे देखकर ये अंदाजा होता है कि इस इमारत की कंस्ट्रक्शन दुरुस्त अंदाज में नहीं हुई है। मटेरियल उसमें सही लगा हुआ नजर नहीं आ रहा था। दूसरा ये कि ये 4 भाई थे जिन्होंने इस इमारत में अपनी सुकूनत अपने फैमिलीज के साथ अख्तियार की हुई थी। उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसमें कंस्ट्रक्शन कर रखी थी, जिसके बायस यहाँ पर ये बिल्डिंग जो है वो उनको पता ही नहीं चला कि ये बिल्डिंग जो है अभी मखदूश हो गई है। और ये बिल्डिंग जो गिरी है इसके साथ एक और 3 मंजिला वो भी जो है मखदूश करार दे रही, वो भी अपनी जगह छोड़ चुकी है। और अब ऐसा लगता है कि जब इसका मलबा हटेगा तो वो बिल्डिंग जो है वो गिर सकती है। इस हवाले से जो PDMA और आर्मी और रेंजर्स के जवान वहाँ मसरूफ अमल है, वो इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बहुत दूर से जो है इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है कि खुदा ना खास्ता ये दूसरी जो इमारत है उसे खाली करा लिया गया, ये ना गिर जाए। तो इस तरह यहाँ सक्खर में जो है वो दर्जनों ऐसी इमारत हैं जो इंतहाई मखदूश हैं, लेकिन मुताल्लिका इंतजामिया को कोई इस बात की फिक्र नहीं है, न किसी डिप्टी कमिश्नर को, न कमिश्नर को, न बिल्डिंग। शायद ये कोई बिफोर पार्टीशन की या 100 साल पुरानी इमारतें तो है नहीं, तारीखी ये बाद की बनाई गई इमारतें हैं, तो ये किस तरह से ये पास हो गए नक्शे, किस तरह से उस पर और ज़्यादा बनती गई, कंस्ट्रक्शन होती गई बगैर किसी इजाज़त के, ये कैसे मुमकिन हो गया? अब देखिए, बात तो ये है कि हमारा जिस तरह निजाम चलता है वो आप और हम बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो कुछ अरसा पहले जो है वो मंजर आम पर आई है इस इलाके में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कसीरुल मंजिला इमारत धड़ल्ले से बन रही हैं। बहुत सारी इमारत में वो फायर फाइटिंग का कुछ सिस्टम नहीं है। सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, दर्जनों 12-13 मंजिला इमारत बन चुकी हैं, प्लाजे बन चुके हैं, लेकिन एक स्नार्कल भी यहाँ पर नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाएगा करें कि हमारी फायर ब्रिगेड जो है वो दूसरी और तीसरी मंजिल से आगे उसका पाइप नहीं जा सकता, तो क्या सूरत हाल होगी मैं आपको अभी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये हम अपने नाज़रीन को पहले भी बता चुके हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला जो
जो है उसके पास स्नार्कल नहीं है। तो ये तो सूबाई महकमा है शायद, यहाँ पर जो MNAs हैं, MPAs हैं, वहाँ के मेयर हैं, तीनों एक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बावजूद क्या वजह है कि उनको वफाक से, सूबे से, शहर हुकूमत से कहीं से सपोर्ट नहीं हो रही है कि वो सिर्फ एक स्नॉकल ले ले, और वो भी शहर सूबे के तीसरे बड़े शहर के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि आप देखें जिस तरह पंजाब में रेस्क्यू का बाकायदा एक इदारा है, सिंध में कोई रेस्क्यू का इदारा है ही नहीं। अगर आप देखेंगे कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह जो बड़े शहर हैं, इनमें रेस्क्यू का एक इदारा होना चाहिए। अगर कोई तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया हो जाए तो फौरी तौर पर बचाई जा सके। अब मैंने आज जो सर्वे किया है इस हवाले से, 34 इमारत ऐसी नजर आ रही हैं जो मखदूश हो चुकी हैं, लेकिन इन मखदूश इमारत को वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, ना वो उन इमारतों का क्या बनेगा किसी ने कुछ नहीं सोचा है। ये इमारतें इसी तरह अगर गिरती रही, लोग मरते रहेंगे। ऐसी एक रॉयल अपार्टमेंट है सूपा तालाब के इलाके में, जिसे आज हमने रिपोर्ट भी किया। मैं हैरान होता हूं कि उसकी हालत ऐसी है, वो किसी वक्त भी गिर जाएगा प्लाजा। लेकिन अफसोस की बात है, ना डिप्टी कमिश्नर को इसकी फिक्र है, ना कमिश्नर को इसकी फिक्र है, ना मुताल्लिका इदारे जो हैं उनको कोई फिक्र इसकी नजर आती है। तो अब जब ये सूरत हाल हो तो क्या कीजिए? अच्छा, तो अब मजमूई तौर पर यहाँ पर कितने लोगों की हलाकत हुई और कितने जो हैं मजमूई तौर पर ज़ख्मी हैं, और अब क्या कहा जा रहा है कि क्या अभी भी अंदर कोई लोग मलबे तले दबे हुए हैं? देखिए, अभी तक 6 डेड बॉडीज बरामद की गई हैं। इनमें 3 खवातीन हैं, 1 बच्ची है, 2 मर्द हजरात हैं। और कहा यह जा रहा है, उनके जो रिश्तेदार वहां मौजूद हैं वो कहते हैं 4-5 अभी इसमें और डेड बॉडीज हैं, जिनमें खवातीन, बच्चे भी शामिल हैं। और 16 जख्मियों को निकाला गया है। 20 घंटे के बाद तकरीबन एक बच्ची को निकाला गया है, जो अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक है, जख्मी है, लेकिन उसको तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। लेकिन सलाम मैं पेश करता हूँ आर्मी के जवानों को, रेंजर्स को, पुलिस को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के और तमाम उन मुताल्लिका इदारों को, PDMA को, सेक को, जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे बिजली के तार उन्होंने वहां से जल्दी में हटाए। तो ये तमाम लोगों ने मिलकर बड़ी एहतियात से काम किया है। तो आप देखें कि 20-22 घंटे के बाद एक बच्ची जो है जिंदा सलामत, और अभी भी 3 से 4 लोगों के वहाँ मलबे तले दबे होने की भी इत्तलात हैं। लेकिन सवाल यही है कि इतने बड़े शहर के लिए क्या अभी तक कोई रेस्क्यू का भी काम किया जाएगा सिंध हुकूमत की जानिब से या नहीं, ये सवाल बहरहाल अब भी कायम है। बहुत शुक्रिया यूथ ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।